हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडवांस फिजिक्स। आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैलकुलेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, या तो आप ये नाम दे सकते हो या डिटर्मिनेशन, ये भी कह सकते हो। इसी को कैलकुलेशन की जगह आप लिख सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। आज हमारा ये टॉपिक है। तो आप मुझसे ये कहोगे सर, एक तो रोज का रोज आप एक ही ड्रेस में वीडियो बनाने आ जाते हो, और दूसरा आप कहोगे सर ये कैसा नाम है, डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एक्चुअल में इस टॉपिक का नाम यही है, बट जितने भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस जितने भी बने हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी बुक है उन सब में ऐसा कोई टाइटल नहीं मिलेगा आपको। इसके जगह आपसे पूछेगा जे कपलिंग, एक्सप्लेन जे कपलिंग या एक्सप्लेन एलएस कपलिंग। तो बुक्स में ये टॉपिक इस नाम से मिलेगा, बट इस टॉपिक का नाम एक्चुअल में है डिटर्मिनेशन ऑब्लिक कैलकुलेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। या हम एक और इस टॉपिक को नाम दे सकते हैं, जैसे बुक में ये टॉपिक जो जिसकी हेडिंग मैंने ये दी है उसको आप बुक में जे कपलिंग या एलएस कपलिंग की हेडिंग से पढ़ते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इसका नाम यही है। ठीक है, या मैं इसको एक और नाम दे सकता हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स या स्टेट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। क्लियर हो गई बात? या इसका हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, नाम तो कई सारे हैं, बट मैं नाम इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि मैं एलएस कपलिंग बताऊंगा तो आप एलएस कपलिंग ही समझोगे, मैं जे कपलिंग बताऊंगा तो आप जे कपलिंग ही समझोगे। बट प्रॉब्लम क्या है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे कि क्यों हम एलएस कपलिंग पढ़ रहे हैं और क्यों हम जे कपलिंग पढ़ रहे हैं। उसके दो रीजन है। पहला कि हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है। क्यों कैलकुलेट करना है आपको मैं बताऊं, फाइन स्पेक्ट्रम जिस एनर्जी शिफ्ट वाले फॉर्मूले से हमने समझा था, वो फॉर्मूला था -RHc/n³ अल्फा स्क्वायर Z⁴ 1/j+1/2 -3/4n। जो यहाँ पे J है, अगर मैं स्मॉल j लिख रहा हूं तो ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी अगर मैं स्मॉल j लिखता हूं तो इसका मतलब है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। सिंगल या फुल फॉर्म लिख देते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब हमने ये कैलकुलेट किया था तो हमने ये केस H लाइक एटम के लिए करा था, यानी ऐसा एटम जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, H लाइक एटम। तो यहाँ पे जो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ा था वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का था। एक इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होगी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0, 1, 2, 3 हो सकता है। दिस इज S स्टेट, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज d ऑर्बिटल एंड दिस इज f ऑर्बिटल।
तो मैं कहूं कि p1 स्टेट में आपको j कैलकुलेट करना है। इस स्टेट में यानी जब p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए अगर आपको j कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हो, l प्लस, तो p के लिए l की वैल्यू 1 हो जाती है। तो j कैसे होता है, एक बार आपको ऐड करना होता है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, और जब ऐड करेंगे तो 3/2। यानी इस टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्वांटम नंबर। टोटल एंगुलर मोमेंटम तो अलग चीज है, उसका फॉर्मूला हम कैपिटल J मॉड से बताते हैं और इसकी वैल्यू होती है इसी क्वांटम J क्वांटम नंबर से ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में फर्क है। टोटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, और जो इस फॉर्मूले में जब हम स्मॉल j की वैल्यू पुट करते हैं, वही स्मॉल j की वैल्यू टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वो कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो जो LS कपलिंग होती है वो एक बार सिंपल जो ये J होता है, ये फॉर्मूला क्या बताता है, एक बार मुझे ऐड करना है और एक बार मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, ये फॉर्मूला है। बहुत सिंपल है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हमें ये क्यों कैलकुलेट करना था, क्योंकि अगर हमें किसी भी एटम का फाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना है तो मुझे उसकी एनर्जी की शिफ्ट को, जो एनर्जी में आपको पता है एनर्जी में शिफ्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल n=1 हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होती है, n=1 स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इसमें शिफ्ट भी आ जाती है। शिफ्ट वो LS कपलिंग के वजह से, रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से, जो भी एटम की प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसके वजह से एनर्जी में शिफ्ट आ जाता है। इस शिफ्ट की वजह से फाइन स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, और फाइन स्पेक्ट्रम की शिफ्ट की वजह से इस एनर्जी शिफ्ट की वजह से जनरेट होता है। हम देख चुके हैं ये, मैंने बताया था जब फाइन स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक कराया था, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम या क्वांटम थ्योरी ऑफ फाइन स्पेक्ट्रम, वो मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रोस्कोपी का 13 वीडियो होगा। मैं इसीलिए मोबाइल जेब में लेके घूमता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि वो कौन सा नंबर था, क्योंकि जब आपको पढ़ाता हूँ तो ये देखना पड़ जाता है कि वो कौन सा नंबर था। तो ये जो मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव कराया होगा, मैं बता रहा हूँ किसमें कराया, इंटरनेट तो स्लो है। तो ये मैंने कराया होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के 11th वीडियो में, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के 12th वीडियो में सिर्फ मैंने फाइन स्पेक्ट्रम के इस एक्सप्रेशन के बारे में ही समझाया है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मुझे फाइन स्पेक्ट्रम समझना था तो मुझे दो क्वांटम नंबर की नीड थी, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक था टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बहुत इजी था कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर मुझे sp/df या उसका सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मुझे अगर किसी एटम का पता है तो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। बट ये जो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर था ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो इजीली निकल जाता था, बट ऐसा एटम जिसके पास दो से ज्यादा ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J को कैलकुलेट करना बहुत टफ था। उसके लिए मेथड बनाए गए, उन्हीं मेथड्स को हम कहते हैं LS कपलिंग एंड JJ कपलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया हो, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी इस टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J को कैलकुलेट करने के लिए, इस J को कैलकुलेट करने के लिए कि ये J कब निकालेंगे, किस केस में निकालेंगे, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में इस J को कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता था, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में हमारे पास मोर देन वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होते थे, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जिसको नहीं पता है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है,
ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का। तो ये वीडियो होगा, अब बताना पड़ता है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी का 10th वीडियो में मैंने ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है। तो जो ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इसकी पास 3 टाइप की मेन एनर्जी होती है। एक तो होती है ESS, एक एनर्जी होती है ELL और एक एनर्जी होती है ELS। इन तीनों के बारे में मैं लिख देता हूं, फिर मैं डायरेक्टली इसी के नाम से बात करूंगा कि ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एटम के पास ये 3 टाइप की एनर्जी आ जाती है और इस एनर्जी को हम कहते हैं, ESS को बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन, और जो ELL है उसे बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू, या इसको एनर्जी शिफ्ट भी कह सकते हो। ठीक है, मैं वैसे एनर्जी ही लिख पा रहा हूं, लेकिन आप इसको और जनरल टर्म में एनर्जी शिफ्ट कह सकते हो। एनर्जी शिफ्ट ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन, ऐसी एनर्जी शिफ्ट ड्यू टू, एक में शिफ्ट लिखवा देगा या एक ही जैसा देख देते, एनर्जी ड्यू टू ऑर्बिटल इंटरेक्शन। अब क्यों इंटरेक्ट करते हैं? क्योंकि स्पिन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऑर्बिटल मोशन में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट होते हैं तो आइदर रिपल्सन क्रिएट होता है और अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से एनर्जी में शिफ्ट आ जाती है। और एक आता है, ये सब मैंने ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी में बताया है। और एक होता है लास्ट में ELS, ये होता है एनर्जी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। एस से में स्पिन, एनर्जी ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन, एनर्जी ड्यू टू ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म L होता है, स्मॉल l। और ऐसे ही ये ELS मतलब ड्यू टू एनर्जी शिफ्ट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो ये 3 टाइप की एनर्जी इन ऑप्टिकल, ऐसे एटम जिनके पास मोर देन वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन थे, तो उनके पास इन 3 टाइप की एनर्जी क्रिएट होती थी। और इनका जो रिलेशन था वो जब रिवील करने की कोशिश की गई कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किस इंटरेक्शन से फाइंड होती है, तो उसका रिलेशन कुछ ऐसा आया, ESS ELL is greater than ELS और Z is less than 30। ये Z है एटॉमिक नंबर। यानी एक केस तो ऐसा था कि जिसमें ESS और ELL जो ये एनर्जी का सम था, ये इस ELS से बहुत ज्यादा होता था। और ऐसा केस तब मिलता था जब एटॉमिक नंबर एटम का 30 से लेस होता था। तो इस कंडीशन में मुझे जब इस J को कैलकुलेट करना था, तो मैंने उस कंडीशन में हमें इनकी एनर्जी वाइज एडिशन करना है। सबसे ज्यादा एनर्जी जिसकी है मुझे उसी को ऐड करना है। तो फर्स्ट वी हैव ऐड spin of all optical electrons in multi electron atom। क्लियर हो गई बात? क्योंकि एनर्जी स्पिन की सबसे ज्यादा थी। फिर उसके बाद जिसकी एनर्जी उससे कम होती थी वो ELL थी। तो फिर इसका मतलब मुझे इस बार, अब इसके बाद इसको सेकेंड, ठीक है, एड स्पिन ऑफ ऑल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम टू गेट टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए? सारी स्पिन को ऐड करके टोटल स्पिन निकालने के लिए। और सेकंड फिर हमें क्या करना पड़ता था? सेकंड वी हैव ऐड ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ
all optical electron to get total orbital एंगुलर क्वांटम नंबर। समझ रहे हो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ESS की वैल्यू सबसे ज्यादा होती थी फॉर Z लेस देन 30 के लिए, और फिर उसके बाद ELL की उससे ज्यादा होती थी, फिर सबसे कम ELS की होती थी, तो लास्ट में इसको ऐड करना होता था। क्योंकि जब ये ऐड होगा तो हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, जब ये ऐड होगा तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। इसीलिए ये एडिशन पैटर्न हमने यूज किया था ऐसे केस में जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। ठीक है। और थर्ड, वी हैव टू ऐड इस टोटल स्पिन क्वांटम नंबर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसी टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं। थर्ड, वी हैव टू ऐड S and L to get total angular quantum number, total angular momentum quantum number। यानी ऐसे हम इस J को कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये इसीलिए मैंने इसको ये टॉपिक दिया कि एक्चुअल में इसका टॉपिक का नाम यही होना चाहिए। तो दिस स्कीम इज नोन एज, लास्ट में लिख देना, दिस मेथड, इसको स्कीम भी बोल सकते हो, दिस मेथड टू कैलकुलेट, यहां J, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना J, टू कैलकुलेट J इज कॉल्ड LS कपलिंग, LS कपलिंग। ठीक है, आपको अब आई होप पता चल गया होगा LS कपलिंग किसे कहते हैं। तो ये क्या, कौन सा केस था? फर्स्ट केस था। ठीक है, नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। ये नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, अब दूसरा केस भी था, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही मिल रहा था। केस सेकंड में क्या था कि ESS प्लस ELL इज लेस देन ELS हो रहा था। समझ में आ रही बात? कब हो रहा था ऐसा, कब मिल रहा था? जब ELS की वैल्यू ज्यादा थी फॉर Z इज ग्रेटर देन 30, यानी जिनका एटॉमिक नंबर, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा होता था, उसके लिए स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की एनर्जी ज्यादा होती थी, इसलिए पहले इसको ऐड करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में हमारा रूल क्या होगा? फर्स्ट वी हैव टू ऐड स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर फॉर ईच इलेक्ट्रॉन टू get total angular momentum quantum number small j for each electron। क्लियर होगी बात? यहां पे मैं Gi लिख देता हूं, ठीक है, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग J की वैल्यू होगी, तो इसे स्मॉल Ji लिख रहा हूं। कहने का मतलब है मुझे हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन और उसका एंगुलर मोमेंटम को ही पहले ऐड कर देना है, जिससे मुझे उस इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर Ji मिल जाएगा उस ith इलेक्ट्रॉन का। और जैसे मुझे ये मिल जाएगा, उसके बाद सेकंड क्या करना है? सेकंड वी हैव टू ऐड और
have to add total angular momentum quantum number Ji of all the optical electron to get resultant total angular momentum क्वांटम नंबर कैपिटल J। मीन्स स्मॉल j हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग से टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया और जब उन सबको ऐड किया तो मुझे कैपिटल मिलेगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉनों का जब मैंने टोटल एंगुलर मोमेंटम ऐड किया तो मुझे एक रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिलेगा उस एटम का, जिसे हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो स्कीम थी एंड दिस स्कीम इज नोन एज दिस मेथड to calculate J for an atom is called J-J coupling। क्लियर हो गई बात? तो आपको समझ में आ गया कि ये टॉपिक का नाम मैंने क्यों दिया था, क्योंकि इस टॉपिक का नाम कैलकुलेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसीलिए रखा गया था क्योंकि जो LS कपलिंग है और जो JJ कपलिंग है वो एक्चुअल में यही काम करती थी कि इसी को टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम कैलकुलेट करती थी। तो इसके दो मेथड थे, एक LS और एक JJ। तो सबसे पहले आज के दिन हम बात करेंगे LS कपलिंग की, क्योंकि LS कपलिंग ही बहुत बड़ी है। तो आज के वीडियो में LS कपलिंग खत्म करेंगे और इसके अगले वीडियो में हम JJ कपलिंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक वीडियो जिसका नाम है LS कपलिंग। अगर आप MSc के लिए नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बार बता दूं LS कपलिंग के लिए कोई थ्योरी एग्जाम में नहीं आएगी। LS कपलिंग के सिर्फ न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम्स ही एग्जाम में करने के लिए आएंगी। तो अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो बनाइए, लेकिन मैं पहले से बता दूं LS कपलिंग के बारे में एग्जाम में कोई ऐसा टॉपिक डिस्क्राइब द LS कपलिंग इस टाइप से MSc में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। MSc में अगर LS कपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वो प्रॉब्लम्स ही होंगी या न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आप ये बात अपने माइंड में रखना। तो LS कपलिंग स्टार्ट करते हैं। LS कपलिंग के बारे में मैंने लिखवा दिया है जो अभी आपने नोट किया था इससे पहले। तो LS कपलिंग के केसेस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट आज का हमारा टॉपिक है LS कपलिंग। LS कपलिंग में भी अलग अलग सिचुएशन होती है, क्योंकि LS कपलिंग हम किसके लिए कर रहे हैं? टू कैलकुलेट टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J फॉर a multi इलेक्ट्रॉन एटम। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही प्रॉब्लम थी। तो इसमें भी अलग अलग केसेस बनते हैं। तो सबसे पहला केस क्या है, देखो ध्यान से समझो इस बात को। मेरे पास सिचुएशन अगर देखें तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि LS कपलिंग में अलग अलग ब्रांचें क्यों बनी हुई है, LS कपलिंग के अलग अलग स्टेप बने हुए हैं। जैसे केस फर्स्ट एक स्टडी करते हैं। जैसे मैंने हीलियम एटम लिया, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 लिखा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि s ऑर्बिटल में ही 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गई बात? तो एक तो ऐसी सिचुएशन in which more than 1 optical electron exists in a common orbital।
समझ रहे हो? यानी एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें मोर देन वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पैक्ड है या एग्जिस्ट कर रहा है। एक और सिचुएशन देख लेते हैं कार्बन की। 6 के केस में 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, 2s2, 2p2। तो यहां पे भी जो दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या कह रहे हैं, वो भी एक ही ऑर्बिटल में। यहां पे भी दो जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में। इस केस में भी जो दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में, यहां पे भी एक ही ऑर्बिटल में। तो ये दो एग्जांपल काफी ठीक थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस केस में अलग स्कीम काम करती है और अगला केस क्या है, ये केस फर्स्ट हुआ जिसमें इन विच मोर देन वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन अ ऑर्बिटल, इन अ सेम ऑर्बिटल कह सकते हैं, इन अ सेम ऑर्बिटल। अच्छा, केस सेकंड क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हीलियम एटम की ही एक्साइटेड स्टेट की बात कर लूं, तो ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहां पे ना होके मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन 2s में एक इलेक्ट्रॉन चला गया और 2p में दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया। यानी ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन शो किया है, यही एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन शो कर दिया मैंने हीलियम एटम के केस में। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि in which two or more optical electrons exist in different orbitals। इसका मतलब ऐसा केस भी आ सकता है जिसमें हमारे पास दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही अलग अलग ऑर्बिटल में है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। या एक और सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसका ले लें एग्जांपल, नाइट्रोजन का ले लेते हैं या कार्बन की ही एक्साइटेड स्टेट ले लेते हैं, 1s2 2s2। अब ये 2p को हम जीरो करके एज्यूम कर लेते हैं, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कहा गए 3s में भी ना जाके एक 3p में चला गया और एक 3d में चला गया। तो ये हमने कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देख ली, ठीक है, ES मतलब एक्साइटेड स्टेट। तो इस कंडीशन में भी हमें दिख रहा है कि दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही अलग अलग ऑर्बिटल में है। तो जो सेम ऑर्बिटल में जब दो से ज्यादा ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होते हैं तो इस केस को कहते हैं हम इक्वावेलेंट केस, इक्वावेलेंट केस। और जब दो हमारे पास यानी केस सेकंड जिसमें दो से ज्यादा ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे किसमें अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो इस केस को हम बोलते हैं नॉन इक्वावेलेंट इलेक्ट्रॉन, नॉन इक्वावेलेंट केस। ठीक है, एक्चुअल में ये दो केस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने हुंस रूल पढ़ा था, हुंस रूल। अब ये हुंस रूल हमें ये बताता है कि हम दोनों को एक ही केस में ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों एक ही केस में ट्रीट नहीं कर सकते, इसका रीजन समझ लो। कि देखो हुंस ये कहते हैं कि अगर मेरे पास दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में भी दो ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस कंडीशन में भी मेरे पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये P2 है और ये P4 की कंडीशन है, तो दोनों की ही एनर्जी सेम नहीं होती। इन दोनों ही केस में जो एनर्जी लेवल होते हैं वो सेम नहीं बिहेव करते। तो हुंस रूल हमें ये बताता है कि अगर ऐसी कंडीशन में ये सेम बिहेव नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये वैसी ही कंडीशन है कि आपका दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो और दो अलग अलग ऑर्बिटल में हो, क्योंकि इस सिचुएशन में जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो सब अनपेयर्ड ही मिलेंगे। ध्यान से समझो इस बात को, इक्विवेलेंट केस में जितने भी केस मिलेंगे वो या तो अनपेयर्ड केस मिलेंगे या ऐसे केस मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखो इन दोनों ही सिचुएशन में मेरे पास जितने ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है सभी एक ही ऑर्बिटल में है। इट मींस इक्विवेलेंट केस में मेरे पास इस सिचुएशन को भी डील करना है और इस सिचुएशन को भी डील करना है, बट नॉन इक्विवेलेंट केस में मुझे सिर्फ एक ही सिचुएशन डील करना है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी हर बार हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को मुझे डील करना पड़ेगा। तो
ऐसा जब सिचुएशन आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसकी सिचुएशन दिखाई, यानी He हीलियम एटम की सिचुएशन में 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ऐसे, और कार्बन 6 के दोनों ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में किस सिचुएशन में है, एक P में है और एक D में है। ठीक है, यानी यहां पे हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी जिससे मुझे डिफरेंशिएट करना हो, क्योंकि यहां पे मेरे पास 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनों में जो एनर्जी स्टेट बनेंगे वो डिफरेंट एनर्जी के होंगे। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों ही केस को सेपरेट करना पड़ा। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले हम जब एलएस कपलिंग स्टार्ट करेंगे तो हम नॉन इक्विवेलेंट केस करेंगे। नॉन इक्विवेलेंट केस समझ गए ना, कि जितने भी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में हो, उसी को हम नॉन इक्विवेलेंट केस कहते हैं। तो मैं मिटा रहा हूं, तो पहला केस स्टडी करते हैं, जिसे मैंने सेकंड बोला है उसी को आप अब लिखवाते समय मैं फर्स्ट बोलूंगा। तो फर्स्ट केस स्टडी करते हैं हम नॉन इक्विवेलेंट केस। तो नोट्स बनाने के लिए कम से कम आप नॉन इक्विवेलेंट की जब हेडिंग डालेंगे, जैसे मैंने हेडिंग डाली है एटम विद 2 और मोर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, तो इसके एग्जांपल्स भी लिखते जाना। फॉर एग्जांपल कैसे हम लिखते हैं, एग्जाम में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनकी अलग नोटेशन होती है, उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हीलियम का एटम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हम 1s2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ग्राउंड स्टेट की बात है। बट जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो मैं एक पॉसिबिलिटी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में गया, तो इस एक्साइटेड स्टेट के नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन को हम s और p नोटेशन से ही शो करते हैं। यानी कहने का मतलब, जो इस सिचुएशन को अगर मैं कहूं कि इस सिचुएशन में नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की कंडीशन शो करो, तो आप सिर्फ इस नोटेशन से समझोगे कि क्या समझोगे कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा s ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा p ऑर्बिटल में। क्लियर होगी बात? ये नोटेशन समझा रहा हूं, एग्जाम में ऐसे ही दिखाएगा, मतलब आपसे कहेगा sp स्टेट में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बताओ या एलएस कपलिंग रिप्रेजेंट करो। प्रॉब्लम्स कैसे आएगी वो हम बाद में डील भी करेंगे, लेकिन नोटेशन यही यूज करेंगे जो अभी मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं। और फॉर एग्जांपल एक और हम ले लें केस, जैसे मैंने कार्बन एटम लिया, ठीक है, C6 में 1s2 2s2 2p2। तो मैंने कार्बन एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेड किया, तो ये तो थी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में 2s2 2p0 3s0 3p1 3d1, ऐसा हो सकता है एक्साइटेड स्टेट। तो इसके नोटेशन को हम pd बोलेंगे। इसका मतलब आप समझोगे कि कार्बन एटम के जो दोनों ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो एक p ऑर्बिटल में है और दूसरा d ऑर्बिटल में है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमने किसका एग्जांपल दिया, 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो दोनों एग्जांपल हो गए, ये 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल हो गए, क्योंकि हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक हम 3 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले लेते हैं एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम के पास आपको पता है 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यही होगा। क्लियर हो गई बात? ये थी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s0 3p0 3d1 4s1 4p1, ऐसा हो सकता है कि ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चले गए हों। तो ऐसी कंडीशन को देखो, एक इलेक्ट्रॉन डी में है, एक एस में है, एक पी में है, तो इसको मैं DSP भी लिख सकता हूं या इसे SPD। तो ये एक कैसी स्टेट हो गई, 3 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की एक स्टेट दिखा दी।
ये 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की स्टेट। तो क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ 2 नॉन इक्विवेलेंट केसेस। तो कैसे लिख सकते हैं, SP लिख सकते हैं, PD लिख सकते हैं, SD लिख सकते हैं, या PF लिख सकते हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल ऑफ 3 नॉन इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट केसेस, 2 नॉन इक्विवेलेंट केसेस के लिए हम 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। 3 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, SPD, SDF, S को हटा के PDF। ऐसे ही आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल हो गए, ये खाली नोटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एग्जाम्पल हो गए 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के, और ये एग्जाम्पल हो गए 3 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के। अच्छा, अब हमें LS कपलिंग जो हमारा मेन टारगेट है वो है टू कैलकुलेट टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो उसके कुछ रूल्स हैं। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी और स्टेट कुछ ऐसी दी जाएंगी, तो हम उसमें टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर J को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं। वो मैं फटाफट आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर देता हूं। तो रूल आपकी स्क्रीन के सामने मैंने लिख दिया है। द एटम विथ 2 और मोर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर J को कैलकुलेट करने के ये 6 रूल हैं। इनको मैं पढ़ते रहूंगा और आपको समझाते रहूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, एक एक करके रूल पढ़ूंगा और उस रूल को आप समझते रहना, यानी इस लाइन को लिखने के बाद जो मैं समझाऊंगा वो भी आप नोट करते रहना, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट वी हैव एड स्पिन SI मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ऐड करना है, जितने भी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ऑफ ऑल द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन टू गेट रिजल्टेंट टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम S। देखो, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मैंने स्मॉल SI से रिप्रेजेंट किया है, और जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया है। यानी सभी इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग स्पिन को जो ऐड करके जो रिजल्टेंट स्पिन आएगा उसे मैं कैपिटल S से दिखाऊंगा, और अलग अलग इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मैं स्मॉल s से दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मैं S1 बोलूंगा, वो भी हाफ होगा, और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी उसको मैं S2 बोलूंगा और हाफ होगा। तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, S जो होगा वो इस फॉर्मूले पे काम करता है, S1 प्लस माइनस S2। यानी मेरा जो रिजल्टेंट S होगा वो एक बार इनके सब्सट्रैक्शन से मिलेगा और एक बार इनके एडिशन से मिलेगा, विद 1 यूनिट गैप। तो आप देख ही रहे हो कि 0 और 1 में 1 यूनिट का गैप है। यानी ऐसे आप दोनों इलेक्ट्रॉन का अलग अलग जो स्पिन था उसे मैंने S1 और S2 बोला है स्मॉल में, और जो रिजल्टेंट स्पिन आया है उसको मैंने 0 और 1 से बोला है, यानी एक बार ऐड करके एक बार सब्सट्रैक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का, 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूं 3 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो तो मेरे पास 3 स्पिन होगी, एक S1 हाफ होगी, एक दूसरा S2 हाफ होगी, और एक तीसरा S3 हाफ होगी। तो मुझे क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करना है। तो एक रिजल्टेंट स्पिन को मैं S' बोल सकता हूं, तो इन दोनों के लिए S' मिलेगा 0 और 1। फिर मुझे S' प्लस S3 को ऐड करना है, तो वो मुझे रिजल्टेंट S कैपिटल S देगा। तो इसको भी मेरे को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो, जब 0 और 1/2 को ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, है ना, देखो दोनों का कॉम्बिनेशन देखो ना, S' की पहली वैल्यू 0 लोगे और S3 आपको लेना है हाफ, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो एक ही रिजल्ट आएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे एक ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि वैल्यू क्वांटम नंबर की कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो S क्या हो जाएगा, दोनों को चाहे ऐड कर लो सब्सट्रैक्ट कर लो, हाफ ही आने वाला है, ठीक है। तो रिजल्टेंट S की एक वैल्यू हाफ हो गई, और ऐसी में S' की वैल्यू जब दूसरी मैं यूज करूंगा और उसका कॉम्बिनेशन S3 के साथ बनाऊंगा,
तो एक बार ऐड हो सकता है, एक बार सब्सट्रैक्ट हो सकता है। जब सब्सट्रैक्ट होगा तो हाफ आएगा और ऐड होगा तो 3/2 आएगा। इसका मतलब इन तीनों ही क्वांटम नंबर के लिए अगर मैं कहूं, इन तीनों ही क्वांटम नंबर के लिए अगर मैं ये कहूं कि रिजल्टेंट एस, यानी जिसे हम कह रहे हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, वो क्या आएगा, तो 1/2 1/2 3/2। इसे नोट कर लो, ठीक है, मिटा दो। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रूल काम करता है। ठीक है, तो अब सेकंड रूल समझते हैं। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हायर एस यानी कैपिटल एस जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, हैज लोअर एनर्जी एंड वॉइस वर्सा, कहने का मतलब लोअर एस हैज, जैसे हमने बोला हायर एस हैज लोअर एनर्जी, वैसे लोअर एस हैज हायर एनर्जी, ये है वॉइस वर्सा का मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जब दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन थे तो मेरे पास जो कैपिटल एस आया, अभी हमने देखा दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए 0 1 आया। तो यानी दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन आपको पता है किस सिचुएशन में मिल सकते हैं, एस और पी। एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन एस स्टेट में होगा, एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन पी स्टेट में होगा, या इस सिचुएशन में भी सेम रहेगा। पी और डी में भी दो ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भी जब रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम की दो वैल्यू आई तो S = 0, जिसे हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं, स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी और जो ट्रिपलेट स्टेट है जिसे हम S = 1 बोलेंगे, उसकी एनर्जी कम होगी, ट्रिपलेट स्टेट। और ऐसा हमें किसने बताया, ये जो हमने लाइन लिखी है ये हुन्स रूल है। मैंने इससे पहले हुन्स रूल का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो। ठीक है, तो सेकंड लाइन भी हम समझ चुके हैं कि जिस यानी टोटल एंगुलर क्वांटम, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर कम होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिस में कैपिटल एस की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। इसका इस सेकंड लाइन का मतलब ये था। नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा। ऐसे इस केस में भी ऐसा ही होगा, इसमें भी आपको S की वैल्यू 2 मिलेंगी, एक 0 एक 1, तो S = 1 की एनर्जी कम और S = 0 की एनर्जी ज्यादा। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग सेकंड रूल मैं मिटा रहा हूं। अब थर्ड रूल देखते हैं। Then we have to add orbital quantum number Li. Li means again small li, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ ऑल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन टू गेट रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर L। कहने का मतलब देखो, एक स्टेट क्या थी, sp थी, तो यानी एक इस इलेक्ट्रॉन के लिए L1 की वैल्यू 0 हो गई, जो S में था उसके लिए L1 की वैल्यू 0 हो गई, और जो P में था उसके लिए L2 की वैल्यू 1 हो गई। तो मैं कहूं रिजल्टेंट L क्या होगा, दोनों का एडिशन। तो दोनों को एक बार ऐड करना, एक बार सब्सट्रैक्ट करना। तो आपको पता है 0 में चाहे ऐड कर लो चाहे सब्सट्रैक्ट कर लो, आना 1 ही है। तो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू, यानी जो ये टोटल रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर L की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट होगी इन दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर हो गई बात। एक और कंडीशन ले लेते हैं, P और D। इसमें भी मैंने दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन वाली सिचुएशन है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जो इलेक्ट्रॉन P में है उसके लिए L1 की वैल्यू 1, जो इलेक्ट्रॉन D में है उसके लिए L2 की वैल्यू 2 होगी। ये समझ रहे हो ना, स्मॉल l क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा और ऐड करोगे तो 3 आएगा, लेकिन मुझे एक यूनिट का गैप देना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यहां पे लिख देना 1 विद 1 यूनिट गैप। ठीक है, यानी फॉर्मूला L का क्या होता है, L1 ± L2, उसके साथ ये लाइन भी यूज करना। तो यानी जब दो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के केस में
2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस मैंने। अब 3 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस देख लेते हैं। तो देखो sp_d अगर इस सिचुएशन में है तो आपको पता है L1 0 हो गया, L2 1 हो गया, L3 2 हो गया। तो ये तो कोई रोल प्ले करेगा नहीं ना, क्योंकि इसके साथ चाहे तुम किसी को भी ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, रिजल्ट वही आएगा। तो आपको बेसिकली इन दोनों को ऐड करना है। तो आपका इन तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा 1 2 3। ये सिचुएशन ज्यादा सिंपल थी, लेकिन PPD यानी एक इलेक्ट्रॉन P में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी P में है और तीसरा D में है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए L1 हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर L1 हो जाएगा क्योंकि वो भी P में है, और तीसरे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा। तो आपको पहले इन दोनों को ऐड करना है। तो ये क्या दे देगा कैपिटल L डैश, यानी इन दोनों के एडिशन से क्या क्वांटम नंबर मिलेंगे। एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, ऐड करोगे तो दोनों को 1 आ जाएगा। तो यूनिट का गैप देना है तो 0 1 एंड 2। अब 0 1 2 को तुम्हें इस 2 के साथ ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे, जब 0 को 2 के साथ यानी L डैश इक्वल टू 0 और L3 इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आएगा L इक्वल टू 2 ही आएगा। अब ऐसी L डैश इक्वल टू फिर 1 लोगे और L3 की वैल्यू 2 पुट करोगे क्योंकि 2 ही है। तो क्या हो जाएगा, एक बार ऐड करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, ऐड करोगे 3 आएगा। तो 1 2 3। और जब तीसरा L डैश इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करोगे तो L3 के साथ 2 ऐड करोगे तो देखो सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो 0। तो क्या हो जाएगा 0 और ऐड करोगे तो 4। तो 1 यूनिट का गैप दोगे तो 1 2 3 एंड 4। तो ये जितने भी क्वांटम नंबर है यही आपका कैपिटल L है। यानी कैपिटल L की कितनी वैल्यू आ जानी है PPD वाली स्टेट में। इस स्टेट में ये दोनों ही स्टेट 3 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के केस है। तो इसमें कैपिटल L की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 इसमें, 3 इसमें और 5 इसमें। तो कितनी हो गई 9 स्टेट आ गई। तो इस तरह से हम कैपिटल L की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, नोट करेंगे। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट क्या है, लोअर L है, लोअर कैपिटल L हैज हायर एनर्जी एंड वॉइस वर्सा। इसका मतलब लोअर L हैज हायर एनर्जी एंड हायर L हैज लोअर एनर्जी। कैसे समझ सकते हैं, देखो जब L1 की वैल्यू क्या थी हमारी 1 थी, L2 की वैल्यू 2 थी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर आ रहा था वो क्या आ रहा था 1 2 3। तो अगर मैं इस स्टेट में, ये किसकी स्टेट थी PD की स्टेट थी, एक इलेक्ट्रॉन P में था, एक इलेक्ट्रॉन D में था। तो PD की स्टेट 3 स्टेट में डिवाइड हो जाएगी एनर्जी स्टेट में। और इस रूल के अकॉर्डिंग जिस लोअर L की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो लोअर L क्या है L इक्वल टू 1, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी एनर्जी उससे कम और इसकी एनर्जी सबसे कम। यानी सबसे ज्यादा L वैल्यू की स्टेट की एनर्जी सबसे कम होगी और सबसे कम L की वैल्यू की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये हमें फोर्थ रूल बताता है। और फोर्थ रूल अगेन हमने हुम्स रूल के अकॉर्डिंग ही लिखा है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना। एक और बता देते हैं, जैसे एक और सिचुएशन हमें मिली थी किसकी, PPD की, अभी PPD कराया था ना। इसमें हमें कितनी स्टेट मिली थी L की 0 1 2 3 एंड 4 ऐसे मिली थी। तो इस स्टेट में L इक्वल टू 0 की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, L इक्वल टू 1 की उससे कम, L इक्वल टू 2 की उससे कम, L इक्वल टू 3 की उससे कम और L इक्वल टू 4 की सबसे कम। तो इस तरह से आप एनर्जी का कंपैरिजन कर सकते हैं जो हमें हुम्स रूल से पता चलता है, ठीक है। तो ये चौथी लाइन का मतलब है। और फिफ्थ लाइन क्या है, फिफ्थ रूल क्या है, मैं मिटा दूं इसको। तो आप आते हैं फिफ्थ रूल पे।
फिफ्थ रूल है देन एड रिजल्टेंट एल। जैसे मैंने कैपिटल एल कैलकुलेट करना सिखाया था और जैसे मैंने कैपिटल एस कैलकुलेट करना सिखाया था, उन दोनों एल और एस की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर जे मिलेगा, जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो कैसे, देखो अभी तक मैंने देखा कि तुम्हें L इक्वल टू 1, L की वैल्यू 1 भी मिली थी, और ऐसे ही हमने देखा कि S की वैल्यू भी 1 मिली थी। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, यानी दो L और S को मैं ऐड करूं, तो क्या हो जाएगा, J की वैल्यू क्या होगी, L प्लस माइनस S के रूल से विद 1 यूनिट गैप एंड ऑल पॉजिटिव वैल्यू टेकन। ये याद रखना, इसका मतलब यही होता है विद 1 यूनिट गैप एंड ऑल पॉजिटिव वैल्यू इज टेकन। तो क्या हो जाएगा, एक बार आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा और ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन यूनिट का गैप देने के लिए आपको 1 रखना पड़ेगा। यानी एक ऐसी स्टेट जिसके लिए L की वैल्यू 1 है और S की वैल्यू भी 1 है, उसमें 3 J स्टेट मिलेंगी, वो इस तरह से। ऐसी L की वैल्यू आपने देखा 2 भी आई थी और S की वैल्यू 1 देखी थी हमने, आई थी। 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका भी केस करा देते हैं। जैसे L की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है, तो J चाहे ऐड करो चाहे सब्सट्रैक्ट करो, आना 1 ही है। तो ये सिंपल केस है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। लेकिन जब L की वैल्यू 2 है और S की वैल्यू 1 है, तो J क्या हो जाएगा, एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, ऐड करोगे तो 3 आएगा, और यूनिट का गैप दोगे तो 2 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमें L और S को ऐड करना है। तो यही हमारा फिफ्थ रूल बोल रहा था। और सिक्स्थ रूल के अकॉर्डिंग द लोअर J हैज लोअर एनर्जी एंड वॉइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि लोअर L हैज लोअर एनर्जी एंड हायर L हैज, सॉरी लोअर ये J है, J यानी टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। तो लोअर J हैज लोअर एनर्जी और वॉइस वर्सा का मतलब है हायर J हैज हायर एनर्जी। शो करते हैं जैसे इस स्टेट के लिए, जैसे L की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 1 है, तो इसकी हमें पता चला 3 J स्टेट है। तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, यही हमें पता चल रहा है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, यही रूल हमें ये बता रहा है। और ऐसे ही इस स्टेट के लिए L इक्वल टू 2, S इक्वल टू 1 स्टेट के लिए भी J 3 स्टेट में स्प्लिट हो जाता है, और रूल वही लगेगा, जिस J की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिस J की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। ये सिक्स्थ रूल था। ये एनर्जी का कंपेरिजन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब न्यूमेरिकल आते हैं या जब प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, भले वो MSc का हो या किसी भी नेट का हो, सेट का हो, उनमें जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की बात की जाती है, किसी एटम की स्टेट की बात की जाती है, तो आपसे पूछता है ग्राउंड एनर्जी स्टेट का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बताओ कौन सा है, या आपसे ऐसा पूछता है कि इनमें रिलेटिव एनर्जी यानी किस एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिख के दिखाओ, तब जाके आपको इन रूल्स की हेल्प, इन रूल्स की नीड होती है। तो इसीलिए मैंने ये रूल्स इसी के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो इस पे हम 2-4 एग्जाम्पल करा देते हैं, तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, डिटरमाइन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? पीडी। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि डिटरमाइन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन पीडी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड फाइंड द ग्राउंड स्टेट एंड फाइंड द ग्राउंड स्टेट। तो हमारा क्वेश्चन है कि मुझे पीडी का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिनकी एनर्जी इंक्रीज कर रही हो, एस ऑर्डर में निकालने हैं, और
ग्राउंड स्टेट का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी बताना है। तो अगेन कैसे करें, तो करने का जो मेथड है वो देखो किस तरह से करोगे। पहले तो आपको एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले की S1 क्या हो जाएगा हाफ, S2 क्या हो जाएगा हाफ, तो यहां से S क्या मिलेगा 0 एंड 1। ऐसे ही मैं कहूं पहले इलेक्ट्रॉन का L1 क्या होगा 1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का L2 क्या होगा 2, तो रिजल्टेंट L क्या हो जाएगा कैपिटल L क्या हो जाएगा। सब मिनिमम जो सब्सट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा 1 और एडिशन के बाद आएगा 3 और यूनिट गैप दोगे तो 1 2 3 आ जाएगी स्टेट 1 2 3। ये हमने पहले रिजल्टेंट S निकाल लिया, फिर रिजल्टेंट L निकाल लिया। अब S और L को ऐड करने की टेक्निक देखो। S इक्वल टू 0 को पहले मुझे इन तीनों L से ऐड करना होगा, तो S इक्वल टू 0 L इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये ऐड होके क्या देंगे J। आपको पता है 1 से चाहे आप ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो एक ही आने वाला है। अब S की 0 की वैल्यू को मैं फिर किससे L इक्वल टू 2 से ऐड करूंगा, ठीक है। तो L इक्वल टू 2, अगेन 2 को आप 0 से चाहे ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो आने वाला 2 ही है। ऐसी S इक्वल टू 0 को अगेन जो थर्ड L की वैल्यू है उससे आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता वही नंबर आएगा यानी 3। समझ रहे, ये क्या है लोअर स्पिन है, आपको याद होना चाहिए लोअर स्पिन हैज हायर एनर्जी। तो ये जितनी भी स्टेट आएंगी इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये बात याद रखना। इसीलिए मैं S को सेपरेट कर रहा हूं। S इक्वल टू 0 के लिए अलग J वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और S इक्वल टू 1 के लिए अलग वैल्यू। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि S इक्वल टू 0 की जितनी भी स्टेट बनेंगी उनकी एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि हमने ओम्स रूल पढ़ा है। अच्छा, अब S इक्वल टू 1 तो फिर मैं किससे करूंगा L इक्वल टू 1 से, तो क्या मिलेगा 1 और 1 ऐड होगा तो J की मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 2, तो 0 1 2। तो S इक्वल टू 1 को फिर L इक्वल टू 2 से ऐड करूंगा तो क्या होगी मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 3, तो 1 2 3 ये 3 वैल्यू आएगी 1 2 एंड 3। और S इक्वल टू 1 को फिर मैं L इक्वल टू 3 से ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा J इक्वल टू मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, तो 2 3 एंड 4 ये क्वांटम नंबर आएंगे, ठीक है। अब बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट की या टर्म्स की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है 2s प्लस 1 L और ये कैपिटल J। तो कैपिटल S भी आपको दिख रहा है, कैपिटल L भी आपको दिख रहा है और कैपिटल J भी दिख रहा है, ठीक है। तो L की वैल्यू एक बार समझ लो, L की वैल्यू 1 होगी तो आपको इस L के जगह S लिखना है। अगर L की वैल्यू 2 होगी तो आपको L की जगह P लिखना है कैपिटल P। अगर L की वैल्यू 3 होगी तो आपको L के जगह कैपिटल D लिखना है और L की वैल्यू अगर 4 होगी तो आपको कैपिटल L के जगह कैपिटल F लिखना है और L की वैल्यू अगर 5 होगी तो आपको कैपिटल L की जगह P D F G लिखना है, ये बात याद रखना। तो अब मेरे को बस इन तीनों ही वैल्यू के जगह इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का फॉर्मूला पुट करना है। तो मैं पहले को बताऊंगा और फिर फटाफट लिख दूंगा, फिर आप घर पे ट्राई करते रहना, ठीक है। जैसे S इक्वल टू 0 है तो यहां मैं 0 लिखूंगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आएगा क्या 1। अब L की वैल्यू अगर 1 है तो इस L को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा P से, और J की वैल्यू क्या है 1 है। इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1D1 1D2 और फिर लास्ट वाले का क्या बन जाएगा F 1 F3, ठीक है। देख लो, और ऐसे ही इनके लिए भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनाओगे तो कैसे बनेगा। अब देखो S की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3, ठीक है। और यहाँ L की वैल्यू 1 है यानी P, J की वैल्यू 0 है तो एक बार 0 3P1 और 3P2, क्योंकि J की वैल्यू क्या है 0 1 2 तो यानी 3 टर्म बनेगी। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा
3, क्योंकि इन सबके लिए अब s की वैल्यू क्या है 1 है, 3d1 3d2 3d3 और लास्ट में क्या हो जाएगा 3f2 3f3 3f4। तो ये तो हमने इस स्टेट के लिए जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट आती हैं वो सब मैंने लिख दी। अब क्वेश्चन ये है डिटरमाइन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ टू नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे देंगे, कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर देंगे, हुंस रूल अप्लाई करेंगे। हुंस रूल कहते हैं कि जो लोअर एस होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, यानी इन तीनों स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं जो हायर एस है उनकी एनर्जी कम होगी, तो हायर एस यानी इन सबकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। फिर एक और रूल ये बोलता है कि लोअर एल हैज हायर एनर्जी और हायर एल हैज लोअर एनर्जी, तो हायर एल यही तो है, तो यानी सबसे कम एनर्जी इसी की होगी क्योंकि एल की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो इन तीनों ही स्टेट की एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि इसके लिए एस की वैल्यू भी मैक्सिमम है, एल की वैल्यू भी मैक्सिमम है, इसका मतलब एनर्जी मिनिमम होगी। लेकिन इन तीनों इस यानी एल इक्वल टू एस इक्वल टू 1 और एल इक्वल टू 3 में भी 3 स्टेट्स हैं। अब इनकी एनर्जी कैसे पता चलेगी, जे की हेल्प से। अब आपको पता है लोअर जे हैज लोअर एनर्जी, तो इसमें जे की सबसे लोअर वैल्यू 2 है, तो स्टेट कैसी हो जाएंगी 3f2, इससे ज्यादा एनर्जी होगी 3f3 की, इससे ज्यादा एनर्जी होगी 3f4 की, फिर इससे ज्यादा एनर्जी होगी कब, जब एल की वैल्यू और कम हो जाएगी, तो यानी ऊपर की, तो फिर क्या हो जाएगा 3d1 3d2 3d3, दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 3p0 3p1 3p2, फिर उसके बाद 1f3 1d2 फिर 1p1। तो अगर मैं कहूं ग्राउंड स्टेट क्या है, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, दिस इज ग्राउंड स्टेट और दिस इज हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। यही आपका क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व करवा दिया, नोट कर, नोट कर लिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पी स्टेट में, यानी ऐसे अगर मैं 2p लिखता हूं तो आप समझ जाइए कि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग p ऑर्बिटल में, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है 2p में हो और एक इलेक्ट्रॉन 3p में हो, या एक इलेक्ट्रॉन 3p में हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन 4p में हो, तो इस pp का मतलब ये हुआ, तो दोनों नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट अब हमें बतानी है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूं, फिर होमवर्क दे दूंगा आप लोगों को, तो स्टार्ट करो। तो क्या हो जाएगा S1 हाफ S2 हाफ, तो यहां से S की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 L1 1 L2 1, तो यहां से मुझे मिलेगा L कैपिटल L की वैल्यू हो जाएगी 0 1 एंड 2। तो इनका कॉम्बिनेशन S इक्वल टू 0 के लिए L इक्वल टू 0, S इक्वल टू 0 के लिए L इक्वल टू 1, S इक्वल टू 0 के लिए L इक्वल टू 2। उनको सॉल्व करोगे तो आपको J की वैल्यू 0 ही मिलेगी, यहाँ पे J की वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ पे J की वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है। फिर S की वैल्यू 1 के लिए L की वैल्यू 0, S की वैल्यू 1 के लिए L की वैल्यू 1, S की वैल्यू 1 के लिए L की वैल्यू 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से J हो जाएगा 1, यहाँ पे J की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2, यहाँ पे J की वैल्यू मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। तो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इसी फॉर्मूले से 2s+1 LJ, ये फॉर्मूला जो लिखवाया है नोट कर लेना। तो वहां से अगर देखें तो ये हो जाएगा 1s0, यहाँ से मिलेगा 1p1, यहाँ से मिलेगा 1
D2, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा 3, S की वैल्यू 1 है, 3S1 यहां से मिलेगा मुझे 3P0, 3P1, 3P2, यहां से मुझे मिलेगा 3P के जगह अब D आएगा क्योंकि L की वैल्यू 2 होगी, तो D1, 3D2 और 3D3। अगर मैं कहूं सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो क्या हो जाएगा 3D1, 3D2, 3D3, इसके बाद 3P0, 3P1, 3P2, फिर इसके बाद 3S1, 1D2, 1P1 और 1S0। तो ये है ग्राउंड एनर्जी स्टेट। ग्राउंड स्टेट ये हो गई और हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट ये हो, ठीक है। नोट कर लो, ये 2 एग्जांपल मैंने करा दिए। अब आपके लिए होमवर्क है, आराम से करते रहना। एक मुझे एसपी स्टेट के लिए बता देना, पीडी तो मैंने करा दिया ना, और एक डीडी के लिए कर देना। एक एसपी और एक डीडी, इन दोनों के लिए मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व करके दिखा देना, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि सर दिखाएंगे कैसे, तो बिल्कुल बात सही है, दिखाएंगे कैसे। बस आप कमेंट में लिख देना सर मैंने आपका होमवर्क सॉल्व कर लिया, मुझे यकीन आ गया, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, ये तो हो गए एटम विद 2 और मोर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की, बट अब हम बात करेंगे 2 और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की, यानी एटम विद 2 और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो केस है ये एलएस कपलिंग का बी केस है। तो स्टार्ट करते हैं इस केस के बारे में। मैं फटाफट बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। तो अब बात करते हैं एटम विद 2 और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की। पहले देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या है जिसमें ये कंडीशन होल्ड करती है। तो सबसे पहला एग्जांपल है कार्बन का। कार्बन की ग्राउंड स्टेट क्या होती है 1s2, 2 और 4 कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p2। तो ये 2p2 वाली जो स्टेट है, 2p2 वाली जो ये स्टेट है, ये ही 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस है। तो इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर p2 मैंने लिखा है इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या है 2 नॉन इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, 2 इक्विवेलेंट, सॉरी नॉन इक्विवेलेंट याद आ रहा है, एक्चुअल में ये कंडीशन है 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही एक केस देख लेते हैं 3 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की। तो नाइट्रोजन, आपको पता है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3। तो जो ये स्टेट होती है ये दिखा रहा है कि p ऑर्बिटल में 3 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है। और भी एग्जांपल पॉसिबल है, इसका मतलब 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल क्या हो गए p2 हो गए, s2 हो गए, p2 हो गए, d2 हो गए, f2 हो गए। ये एग्जांपल है 2 इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। ऐसी 3 इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन में एस तो आएगा नहीं, अब P3, D3, F3, ये क्या हो गया 3 इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का केस। ऐसी 4 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का केस क्या हो जाएगा, 4 इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का केस हो जाएगा D4, F4, ये क्या हो गए 4 इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का केस हो गया। मैंने यहाँ D4 क्यों नहीं, P4 क्यों नहीं लिखा, P4 कहने का मतलब अगर इसके सिचुएशन बनाऊं तो क्या हो जाएगा
4 इलेक्ट्रॉन कैसे अटकेंगे, एक बार तो तीनों क्लॉकवाइज स्पिन में, फिर एक एंटी क्लॉक में, तो 2 ही तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं P4 में। P4 में सिर्फ 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इसलिए मैंने इस लाइन में P4 ऐड नहीं किया। और ऐसे ही यहाँ S3 ऐड इसलिए नहीं किया कि S ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए एटम विथ 2 और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, नोट कर लो अगर एग्जाम्पल। तो एटम्स विथ 2 और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का जब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के केस में थे। तो वो रूल्स मैं आपकी स्क्रीन के सामने फटाफट लिख देता हूं। ठीक है, फिर उसको मैं एक एक करके समझा दूंगा। तो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने नोट कर दिया है सारे रूल्स, जिसकी हेल्प से हम एटम विद 2 और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रूल्स वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। हुंस रूल की वजह से थोड़ा सा चेंज कर रखा है, ताकि हम इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में स्पेक्ट्रल टर्म्स लिख सकें, इसलिए थोड़ा सा चेंज किया है रूल में। तो रूल क्या है, फर्स्ट वी हैव टू ऐड स्पिन S1। एक एक लाइन पढ़ दे रहा हूं ताकि आप स्क्रीन पे भी देखो और नोट भी कर लो, ये सारे ही रूल इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट वी हैव टू ऐड स्पिन स्मॉल si ऑफ ऑल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन टू गेट रिजल्टेंट टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर कैपिटल S, जैसे मैंने पहले किया था। और जैसे नॉन इक्विवेलेंट केस में भी सेकेंड रूल भी यही था, हायर S हैज लोअर एनर्जी एंड वाइस वर्सा, सेम है। थर्ड रूल भी नॉन इक्विवेलेंट केस का और नॉन इक्विवेलेंट केस का सेम है। देन वी हैव टू ऐड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर Li of all electron to get resultant total orbital angular quantum number capital L. Again fourth rule भी सेम है, higher L has lower energy and vice versa। मैंने दिखाया था इस लाइन का मतलब, और हायर एस हैज लोअर एनर्जी, ये दोनों ही मैंने नॉन इक्विवेलेंट केस में कराए हैं। बट जो अगले रूल है वो डिफरेंट है। वो क्या है, देन इवन एस एंड इवन एन वैल्यू टू गेट रिजल्टेंट जे, मतलब हमें देन एड, ये थोड़ा गलत लिख दिया, देन एड, ठीक है, जोड़ना है, देन एड इवन एस एंड इवन एन। तो ये तीनों ही रूल, इसके बाद एक और रूल मैं इस स्क्रीन पर लिख नहीं पाया, तो मैं फर्स्ट रूल को मिटा के अब 8th रूल लिख दूं, आप नोट कर लो फर्स्ट रूल। ये फर्स्ट 4 रूल जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सारे ही रूल जैसे मैंने एक्सप्लेन किए थे नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के केस में, वैसे ही इनको एक्सप्लेन करना था। तो आप वही वाला समझ लो, जैसे मैंने पहले केस में एक्सप्लेन किया है, ये चारों रूल एज इट इज वैसे ही काम करते हैं। लेकिन 5th के बाद रूल अलग काम करते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले 5th रूल लिख देता हूं मैं। 5th रूल क्या है, 5th रूल नहीं, इसके बाद जो 7th के बाद 8th रूल है, इसमें 8th रूल है, वो है द लोअर जे हैज हायर एनर्जी एंड वॉइस वर्सा फॉर मोर देन हाफ, फॉर मोर देन हाफ फिल्मेट ऑर्बिटल्स। तो ये आपके 8th रूल हो गए। पहले 2 रूल मैंने नोट किए थे, वो आपने नोट कर लिए होंगे। उसके बाद 3rd 4th 5th 6th 7th 8th रूल है। 4 रूल पहले जैसे नॉन इक्विवेलेंट केस में यूज होते थे वैसे ही होंगे, लेकिन ये 5th 6th 7th और 8th रूल बताने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना होगा, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल आपको पता है D2 एक नॉन इक्विवेलेंट केस का एग्जांपल है, ठीक।
क्लियर हो गई बात? तो पहले जो 4 रूल है उनमें हमें एल और एस निकालना होता था, यही तो है। फर्स्ट फोर्थ रूल क्या बोलते थे कि मुझे एस कैसे कैलकुलेट करना है और कैपिटल एल कैसे कैलकुलेट करना है, तो कर ले। तो इसके लिए S1 की वैल्यू हाफ होगी, S2 की वैल्यू हाफ होगी। कैसे मैंने बोल दिया, क्योंकि डी स्टेट में कैसे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, वो भी देख लो। दोनों अप स्पिन में रहेंगे, तो दोनों अप स्पिन में है यानी दोनों की स्पिन हाफ ही होगी, प्लस हाफ होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल स्पिन में। अब L की वैल्यू, इसके लिए L1 की वैल्यू 2 है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी L2 की वैल्यू भी 2 है, ठीक है ना। D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। तो यहां से रिजल्टेंट S क्या मिला, 0 और 1, पिछली बार की तरह। और यहां पिछली बार की तरह ही कैपिटल L कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम इन दोनों के एडिशन से मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। तो 1 यूनिट का गैप दोगे तो 1 2 3 और 4, ये आपके कैपिटल L की वैल्यू हो जाएगी। यहां तक सब कुछ पहले जैसा करना है, लेकिन फोर्थ रूल के बाद इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के केस में रूल चेंज हो जाते हैं। क्या करना होता है इस स्टेप के बाद, जैसे आपने कैपिटल S और कैपिटल L को कैलकुलेट किया, उसके बाद आपको करना है देन ऐड इवन S एंड इवन L वैल्यूज टू गेट रिजल्टेंट J। यानी मुझे क्या करना है, इवन S और इवन L को ऐड करना है। तो इवन इस 0 और 1 में इवन क्या है, 0 है, तो S इवन की वैल्यू L इवन से ऐड करनी है, तो L इवन की वैल्यू पहले 0 होगी, S 0 की वैल्यू फिर L2 से कॉम्बिनेशन लिखनी है, फिर S 0 की वैल्यू L4 से। तो ये इवन इवन कॉम्बिनेशन हो गया, यही तो है। देन ऐड इवन S एंड इवन L वैल्यूज टू गेट द रिजल्टेंट J। तो मैंने कर दिया, तो रिजल्टेंट J निकाल दी यहां से, तो J की वैल्यू 0 हो गई, यहां से J की वैल्यू 2 हो गई, यहां से J की वैल्यू 4 हो गई। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद सिक्स्थ रूल क्या कहता है, देन ऐड ऑड L वैल्यूज टू गेट रिजल्टेंट J। इसके बाद जैसे मैंने इवन को ऐड किया, उसके बाद मुझे ऑड को, तो ऑड S की वैल्यू 1 है, तो L ऑड की वैल्यू 1 है, तो यहां से J क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 2, तो 0 1 2। फिर S की वैल्यू 1 ही है, ऑड एक ही वैल्यू है, और L क्या हो जाएगा 3, L की ऑड वैल्यू 3 है, तो यहां से J क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो गई 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 4, तो 2 3 और 4। इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इन सबके लिए लिखूं, तो आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं 2s+1 Lj। इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, तो अभी मैंने सिखाया है इसी वीडियो में कैसे बनाते हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग बनाऊंगा। तो इसका स्पेक्ट्रो, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मिला 1s0, और इससे मिलेगा मुझे 1d2, और इससे मुझे मिलेगा 1dg4। ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर हो गई बात? अब इन तीनों के लिए ही मुझे क्या मिलेगा, जब S की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। S की वैल्यू 1 के लिए ये 2s+1 की वैल्यू 3, P0, CP1, CP2, ये 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म अलग अलग J वैल्यू के लिए। और ऐसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा, PDF, तो यहाँ पे F होगा, L के लिए L=3 के लिए F टर्म यूज करेंगे, और यहाँ हो जाएगा 3F2, 3F3 एंड 3F4। ये इस स्टेट, दो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन जब d ऑर्बिटल में हो, तो उसके लिए जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट है वो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिख दी है। ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो मैंने कैसे फिफ्थ रूल और सिक्स्थ रूल बता दिया कि फिफ्थ रूल में आपको इवन S इवन L को ऐड करना है, सिक्स्थ रूल में आपको ऑड S और L को ऐड करना है और J को कैलकुलेट करना है। सेवंथ रूल आपको बताता है कि लोअर J है लोअर एनर्जी एंड वॉइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, लोअर J है लोअर एनर्जी, और वॉइस वर्सा का मतलब है हायर J है हायर एनर्जी फॉर हाफ फिल्डेड और लेस देन हाफ फिल्डेड। तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं लेस देन हाफ फिल्डेड की। देखो हाफ फिल्डेड क्या हुआ,
देखो मैं बता दूं कि अगर डी ऑर्बिटल में सभी स्टेट में अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो हम इसे कहते हैं लेस देन हाफ फिल्ड, इसे कहते हैं हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड। यानी डी ऑर्बिटल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फिल्डेड की कंडीशन है। अब मैं कहूं लेस देन हाफ फिल्डेड, यानी 5 इलेक्ट्रॉन से अगर इलेक्ट्रॉन डी में कम होते हैं तो वो लेस देन हाफ फिल्डेड की कंडीशन है। तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इसका मतलब D2 5 इलेक्ट्रॉन से कम वाली स्टेट है, यानी ये लेस देन हाफ फिल्डेड की कंडीशन है। हाफ फिल्डेड मतलब आप समझ रहे हो ना क्लियरली, हाफ फिल्डेड का मतलब क्या है कि जितनी स्टेट है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंडीशन क्या है, हाफ फिल्डेड। बट हमारे पास डी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन कम है इसका मतलब ये क्या है, लेस देन हाफ फिल्डेड। तो लेस देन हाफ फिल्डेड में हमारी कंडीशन क्या अप्लाई होगी, लोअर जे है लोअर एनर्जी। तो जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी स्टेट लिखूंगा तो लोअर जे है लोअर एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहाँ पे जे की वैल्यू सबसे कम है, तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो 3f2 की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा 3f3 की, फिर उससे ज्यादा 3f4 की, फिर उससे ज्यादा 3p0 की, फिर उससे ज्यादा 3p1 की, फिर उससे ज्यादा 3p2 की, फिर उससे ज्यादा 1g4 की, फिर उससे ज्यादा 1d2 की, फिर उससे ज्यादा 1s0 की। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट क्या है, 3f2, तो इसी को हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट, और इसी को हम बोलेंगे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। क्लियर हो गई बात। तो आपने कहा कि अरे ये तो आपने 7th रूल बताया, 8th रूल कब लगेगा, 8th रूल लगेगा किनके लिए, मोर देन हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल के केस में लगेगा। तो उसका एक एग्जांपल करा देगा। तो ये एक एग्जांपल इसका हो गया, D2 के लिए सारे के सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कैलकुलेट करना और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है और ग्राउंड स्टेट क्या है और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट क्या है, इसका एक एग्जांपल मैंने आपकी स्क्रीन के सामने सॉल्व करा दिया। अब एक ऐसा एग्जांपल जिसमें 7th रूल यूज ना होके 8th रूल यूज होगा, यानी ऐसा ऑर्बिटल जिसमें मोर देन हाफ फिल्डेड वाली कंडीशन हो, तो उसको यूज कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 8th रूल अप्लाई हो जाए। तो कैमरा ऑन है कि ऐसी में इतनी देर से बड़बड़ा रहा हूं, ऑन है कैमरा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं D4 का, D4 नहीं सॉरी, ऐसा करते हैं P4 का एग्जांपल लेते हैं। P4, तो P4 की कंडीशन आप जानते ही हो कि एक ये हो गई हाफ फिल्डेड कंडीशन, मोर देन हाफ फिल्डेड में यानी 4 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो ये मोर देन हाफ फिल्डेड की कंडीशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मुझे मेरे पास क्या है, 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, यानी P4 की कंडीशन में 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है इसके पास। याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले ऑर्बिटल का डायग्राम बना लेना और फिर चेक करना कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं का आप टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैलकुलेट करोगे या स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक इस, तो S1 क्या हो गया हाफ, S2 क्या हो गया हाफ, तो रिजल्टेंट S क्या हो गया 0 and 1, L क्या हो गया 1, दूसरे का L क्या हो गया 2, ये भी 1, दोनों इलेक्ट्रॉन P स्टेट में है, यानी दोनों का L क्या हो गया 1, तो एक का L1 इक्वल टू 1, L2 इक्वल टू 1, दोनों को ऐड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 0, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2, तो कैपिटल L की वैल्यू 0, 1 and 2। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अगेन हमें लगाना है रूल, जब कैपिटल S और कैपिटल L कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमें लगाना है E1S एंड E1L वाला रूल। तो S इक्वल टू 0 को हमें L इक्वल टू 0 से ऐड करना है, फिर S इक्वल टू 0 को L इक्वल टू 2 से ऐड करना है। तो यहां से मुझे मिलेगा J इक्वल टू 0 और यहां से मिलेगा J इक्वल टू 2। तो E1 वाली कंडीशन हो गई। अब ऑड वाली कंडीशन, तो S इक्वल टू 1, ये E1 की कंडीशन है, ये ऑड की, S इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 1।
तो यहां से जे की वैल्यू आ गई 0, 1 एंड 2। अब इनके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इसी फॉर्मूले से बना दें तो क्या हो जाएगा ये 1s0 और यहां से मिलेगा d 1d2। यहां से मुझे मिलेगा 3p0 3p1 3p2। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो क्वेश्चन था ये मोर देन हाफ कैंडिडेट का है, तो यहाँ जे की एनर्जी का रिलेशन क्या होल्ड करेगा रूल? ये वाला 8th वाला, लोअर जे हैज हायर एनर्जी, यानी हायर एनर्जी किसकी होगी? इसकी होगी, और इसकी एनर्जी कम होगी। जिस जे की वैल्यू जब 0 होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा, और जे की वैल्यू जब 2 होगी उसकी एनर्जी कम। तो सबसे कम किसकी होगी? 3p2 की, फिर 3p1 की, फिर 3p0 की, ऐसे ही फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर 1d2 1s0, ये ऑर्डर होगा, और इसमें ये ग्राउंड स्टेट होगी, और ये हायर एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। समझ गए ना? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर जे के इंक्रीज होने पर ऑर्डर बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे जे के डिक्रीज होने पर, जे 0 2 1 0, तो जे के डिक्रीज होने पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वही ये रूल बोल रहा था। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, एलएस कपलिंग में ये काफी है, अगर आप इतना समझ गए तो एलएस कपलिंग के क्वेश्चन आप कर लोगे। इस वीडियो में इतना ही। इसके जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे मैं अगले वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा, और अगले वीडियो में ही मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जे कपलिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।